This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 5 हेल्दी लाइफस्टाइल। यहाँ पे हम यूनिट स्टडी करेंगे 5.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस एंड नरेशन। यूनिट 5.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। यूनिट नंबर 5.3 है सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? In English, we use three main types of sentences: simple, compound, and complex. Use of a variety of sentences makes the writing more interesting. Here we will discuss two types of sentences: simple and compound. अब simple sentence कौन से होते हैं? जिसका subject और predicate हो, जैसे कि my mother is a good cook. फर्स्टली एक आपको पता है कि SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का। तो सबसे पहले जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, यानी काम करने वाला, फाइल। जैसे माई मदर सब्जेक्ट है, उसके आगे पूरे का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट है। इन अ कंपाउंड सेंटेंस, टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमा और कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन कौन सी होती है? एंड, बट, फॉर, बिकॉज और नॉर वगैरह, ये सारे वर्ड्स कंजंक्शन है जिससे दो जुमलों को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है। माई मदर इज़ अ गुड, शी कैन नॉट स्टिच वेल। ये क्या इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। माई मदर इज़ अ गुड कुक, ओके, एंड शी कैन नॉट स्टिच वेल। अब इसको कैसे अब ज्वाइन कैसे करोगे? एक सेंटेंस में कैसे चेंज करोगे? माई मदर इज़ अ गुड कुक बट शी कैन नॉट स्टिच वेल। कि वो कुक तो अच्छी हैं लेकिन वो स्टिचिंग अच्छी नहीं कर सकती। ठीक है। तो इस कंजंक्शन को ऐड करने से दो सेंटेंसेस आपस में मिलके एक सेंटेंस बन गया, और इस तरह के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, और सिंपल एक जुमले को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यूनिट 5.3 एक्सरसाइज नंबर 1। लुक एट दी सेंटेंसेस इन द टेबल बिलो। नीचे टेबल दिया गया है, उसमें सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगेंस्ट ईच सेंटेंस पुट अ टिक मार्क इन द कॉलम that identifies whether it is a simple or a compound sentence. The first one has been done for you as an example. देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, सेंटेंसेस हैं सिंपल और कंपाउंड। अभी आपने सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखी, उनको हमने अभी डिस्कस किया पहले। तो आपने ये बताना कि अगर कोई भी जुमला सिंपल है तो आपने सिंपल कॉलम में टिक करना है, और अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड है यानी उसके सेंटर में कोई ना कोई कंजंक्शन यूज़ हुई है, कॉमा यूज़ हुआ है, तो आप उसको कंपाउंड वाले कॉलम में टिक करो। तो फर्स्ट वन हुआ है आपके लिए एग्जांपल के तौर पे। नंबर 1, दिस ईयर हैज़ स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये सिंपल एक ही बात की गई है एक लाइन में, तो ये एक जुमला है, सिंपल जुमला, तो सिंपल को टिक कर दें, और टिक हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 2, द क्लासरूम्स स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट एज दे वर पेंटेड ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़। अब देखिए इसमें दो चीज़ों की बात, दो चीज़ें बयान हुई हैं, लेकिन सिंपली अगर हमने सादे अल्फाज में फ़ौरन से पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए कॉमा है यहाँ पर, एज कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आप कंपाउंड में टिक करो। नंबर 3, द स्टूडेंट्स लव द न्यूली पेंटेड क्लासरूम्स एंड द लाइक द न्यूली पॉलिश्ड डेस्क्स। कॉमा है, एंड है, आप कंपाउंड में टिक करो। नंबर 4, देयर मोटिवेशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड देयर इंथ्यूसिज्म इज़ क्लियरली विजिबल। अब इसको आप सिंपल में टिक कर दो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ, इसको भी आप सिंपल टिक करो। और नंबर 4 में एक ही चीज़ को बयान किया गया दो बार, इसको सिंपल भी ले सकते हो, लेकिन आप इसको कंपाउंड में, क्योंकि इसमें एंड का यूज़ हुआ है, तो इस हिसाब से आप इसको कंपाउंड में टिक करो। लेकिन इसमें एक ही क्वालिटी, जैसे इंक्रीज्ड, मोटिवेशन और एंथ्यूसिज्म, ठीक है, बात तकरीबन एक है, लेकिन इसमें एंड यूज़ करके इसको कंपाउंड की ऑप्शन में
में भी आप टिक कर सकते हो। फिर नंबर 5 आपका हो गया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ, टिक करें सिंपल में। नंबर 6 दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज़, एक ही बात है एक सेंटेंस में, आप इसको भी सिंपल में टिक करो। नंबर 7 द स्टूडेंट्स एंजॉय बीइंग आउटडोर्स बिकॉज दे ऑल लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कॉमा और बिकॉज है यहाँ पे कंजंक्शन, इसलिए आप इसको कंपाउंड में टिक करो, नंबर 7 को कंपाउंड में टिक करो। नंबर 8 दे आर हैप्पी विद द न्यू लुक ऑफ द स्कूल, कॉमा बट, अब यहाँ पे कॉमा है बट कंजंक्शन यूज़ हुआ है इसलिए ये कंपाउंड ही होगा। दे आर नॉट हैप्पी विद द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दैट दे हैव, तो सेंटेंस नंबर 8 का आंसर है कंपाउंड, कंपाउंड कॉलम में इसको टिक करें। नंबर 9 है दे हैव रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल फॉर बेटर स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज़, एक ही चीज़ है एक ही बात है इसलिए इसको सिंपल में टिक करो। नंबर 10 द स्टूडेंट्स आर होपफुल दैट दे विल हैव गुड फैसिलिटीज सून बिकॉज देयर प्रिंसिपल हैज़ प्रॉमिस्ड दैट न्यू प्लेग्राउंड्स विल बी डेवलप्ड, तो इस सेंटेंस में इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो को मिलाया गया है बिकॉज कंजंक्शन से और कॉमा है यहाँ पर, इसलिए इसको भी कंपाउंड में आप टिक करें। राइट मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ आंसर्स। 1 simple, 2 compound, 3 compound, 4 compound, 5 simple, 6 simple, 7 compound, 8 compound, 9 simple, 10 compound. यूनिट 5.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है। इन दी एक्सरसाइज गिवन बिलो, नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपने क्या करना है जॉइन द 2 सेंटेंसेस टू फॉर्म आ कंपाउंड सेंटेंस। 2 सेंटेंसेस हैं सिंपल, इनको आपने कंपाउंड में चेंज करना है। और कैसे करना है? यूजिंग एनी कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन जो मीनिंग के लिहाज से सूटेबल हो वो आप यूज़ करें, जैसे कि एंड, बट, फॉर, बिकॉज, एस, सो और नॉर वगैरह, इनमें से जो भी सूट करें। Write the compound sentences in your notebook. Compare your answers with your partner's answers and make any changes if needed. यानी काम करने के बाद इसको ऑडिट करें, एडिट करें, रीचेक करें और फिर अपनी नोटबुक में लिख लें। Sentence A. Najma and Rihanna studied very well. They both got A grades in their exams. अब इन 2 जुमलों को एक में बनाएं, यानी सिंपल हैं, इनको कंपाउंड में चेंज करें। और कैसे चेंज करेंगे? आप एंड यूज़ कर लो इसमें सिंपली। नजमा एंड रिहाना स्टडीड वेरी वेल एंड दे बोथ गॉट ए ग्रेड इन देयर एग्ज़ाम्स। अब जब आप एंड लिखोगे, वेरी हार्ड एंड, फुल स्टॉप रेस कर दोगे आप, फुल स्टॉप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा एंड। उसके बाद जो दे है इसका इनिशियल लेटर जो है यानी टी, वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तब हम फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी में जाएगा तो फिर ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा इसका। नंबर बी है हर फादर इज़ अ पायलट, ही हैज़ फ्लॉन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। हर फादर इज़ अ पायलट, सो ही हैज़ फ्लॉन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स। ठीक है, आगे है our car is very old but its engine is in good condition. राइट यहाँ पे आप but यूज़ करो। ऑप्शन डी है the boys were playing cricket as it was the first day of their summer vacation. यहाँ पे आप as एंड करोगे, ऐड कर लोगे और फिर एक ही सेंटेंस बन जाएगा। फुल स्टॉप हटा के सेंटर में है एस और आगे आई स्मॉल लेटर में हो जाएगा और लास्ट तक कंटिन्यूटी में रहेगा सेंटेंस, वेकेशंस, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर ई है माई ब्रदर इज़ अ गुड आर्टिस्ट और आगे लिखा हुआ ही कैन नॉट सिंग एट ऑल। तो इसको एक सेंटेंस में कैसे चेंज करना है? माई ब्रदर इज़ अ गुड आर्टिस्ट बट ही कैन नॉट सिंग एट ऑल। ऑप्शन नंबर एफ देखिए, यू मे बाय ओनली अ फ्यू ड्रेस नाउ बट यू मे बाय अ न्यू ड्रेस एंड न्यू शूज़ नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस नंबर जी है द बेबी कैन नॉट वॉक, द बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट। इसको कैसे आप एडिट करोगे? द बेबी कैन नॉट वॉक बट द बेबी कैन क्रॉल वेरी फास्ट।
एच ऑप्शन है आई लव गार्डनिंग, आई कैन ग्रो माई ओन फ्रेश वेजिटेबल्स। आई लव गार्डनिंग एंड आई कैन grow my own fresh vegetables. Next option है the flowers in this pot are very colorful but the flowers in your garden have a lovely fragrance. और option number J है this book is very informative and it is also very interesting. This book is very informative and it is also very interesting. इस तरीके से मैंने आपको सारे आंसर्स भी बता दिए, आपने लिख लिए होंगे। आप फिर भी इसको रीचेक कर लें, एडिट कर लें। फर्स्ट में हमने एंड यूज़ किया, फिर हमने सो यूज़ किया, फिर बट यूज़ किया सी में, डी ऑप्शन में हमने एज यूज़ किया, ऑप्शन ई में बट, ऑप्शन एफ में बट, ऑप्शन जी में आई लव गार्डनिंग में, इसमें हमने एंड यूज़ किया, फिर नेक्स्ट में फ्लावर्स में बट यूज़ किया, फिर लास्ट वाले में हमने दिस बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूज़ किया। एक्सरसाइज नंबर 3 है वर्क इन पेयर्स एंड राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। ये नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। राइट 8 to 10 सिंपल सेंटेंसेस अबाउट द पीपल एंड थिंग्स इन योर क्लासरूम। अपनी क्लासरूम में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, इधर उधर देखिए और देखने के बाद आप उनके ऊपर कुछ सेंटेंसेस कंपोज करें, क्रिएट करें किसी भी सिचुएशन पे। जैसे आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग है, एयरी है, कुछ भी है, डेकोरेटिव है, इज़ वेल डेकोरेटेड, कुछ भी। समी इज़ रीडिंग अ बुक, जैसे साइमा क्या कर रही है, इज़ राइटिंग एन एसे। डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 पे राइट वन मोर सिंपल सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस दैट यू हैव रिटन एज गिवन इन द एक्सरसाइज 2 अबव। ठीक है, जिस तरह एक सेंटेंस है इसके साथ ही रिलेटेड, जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा है आवर क्लासरूम इज़ वेरी बिग, इसके साथ ही आप पोर्शन में क्लासरूम के बारे में कुछ और लिखते हैं, जैसे आवर क्लासरूम इज़ डेकोरेटेड वेल। तो फिर तीसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना कंजंक्शन से आपने कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। इस एक्टिविटी का यही पर्पस है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और देखिए कि किस तरह से डिफरेंट कंजंक्शन को यूज़ करते हुए हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। यूनिट 5.3 एक्सरसाइज नंबर 4। Sabiha keeps repeating the same words in her letter to her friend Munira. Help her write a mix of simple and compound sentences to make her writing interesting. सबिहा ने मुनीरा को, अपनी दोस्त को खत लिखा है, उसमें बहुत सारे अल्फाज को उसने रिपीट कर दिया है। तो आप उसकी हेल्प करें कुछ एडिटिंग के ज़रिए और बताइए कि सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड कैसे बनाना है और किस तरह मिक्सिंग करके इसको एक इंटरेस्टिंग वे में मैनेज करना है सारे मैटर को, लेटर के। वर्क इन पेयर्स एंड रीराइट द लेटर इन योर नोटबुक्स। डिसाइड विच पार्ट्स शुड बी सिंपल सेंटेंसेस एंड विच शुड बी कंपाउंड सेंटेंसेस। You may remove some of the words that you think are not needed or replace some of them. आप इसको कैसे भी एडिट कर सकते हो। एवरेज लेटर का जो पोर्शन है, जो बॉडी आपके सामने है, आपने इसको अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में मैनेज करना है, एडिट करना है कि क्या सेंटेंसेस सिंपल हो सकते हैं और क्या कंपाउंड हो सकते हैं। यूनिट नंबर 5.3 की एक्सरसाइज 4 हम कर रहे हैं, सबीहा's लेटर टू मुनीरा, जिसमें हमने इसको एडिट करना है कि इसको ज़हन में रखते हुए सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू अबाउट माई टाउन। मेरे पास बहुत दिलचस्प मालूमात है, मेरे टाउन से रिलेटेड है आपके लिए। देयर इज़ आ हाउसिंग बूम इन आवर टाउन। ये मतलब बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, सिंपल, इट्स ओके। बिल्डर्स आर बिल्डिंग न्यू हाउसेस। बिल्डर्स नए घर यहाँ पे तामीर कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एट लिस्ट 300 न्यू हाउसेस। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्डर्स आर बिल्डिंग न्यू हाउसेस एंड दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एट लिस्ट 300 न्यू हाउसेस। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया एंड के ज़रिए।
फिर नेक्स्ट देखिए, दीज हाउसेज आर सेम, फिर दे कैन ईजिली अकोमोडेट सिंगल फैमिलीज़। अब इन दोनों को भी आप मिला सकते हो, दीज हाउसेज आर सेम आर स्मॉल, these houses are same and small and they can easily accommodate single families. Next देखिए, the houses will be mainly two-storied. The people of our town are really excited. The people of our town think that the town needs new people and new business. अब ये people वाले sentences को आप link कर सकते हो. It will be nice to have new people and new friends. लोग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं कि नए दोस्त यहाँ पर आएंगे, नए लोग आएंगे, आकर रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. मोर पीपल विल मीन मोर प्रोग्रेस फॉर आवर टाउन. मोर पीपल विल रिक्वायर मोर फैसिलिटीज़. जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आकर रहेंगे उतना ही हमारा टाउन तरक्की करेगा. एंड मोर पीपल विल रिक्वायर मोर फैसिलिटीज़. यहाँ पे आप बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, एंड का यूज़ कर सकते हो. इनके लोगों को ज़्यादा सहूलियात की ज़रूरत होगी. फिर क्या होगा, न्यू रोड्स विल हैव टू बी बिल्ट, नई सड़कें बनेंगी. एंड मोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो, दो सेंटेंसेस को कंपाउंड बना सकते हो कंजंक्शन से. वी विल हैव टू बिल्ड मोर स्कूल्स, वी विल आल्सो नीड टू बिल्ड मोर कॉलेजेस. स्कूल और कॉलेजेस को एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, एंड वी विल आल्सो. The town will need more shopping areas. The town will also have to provide other facilities. New water and electricity facilities will have to be provided. टाउन में स्कूल्स की ज़रूरत होगी, शॉपिंग एरिया की ज़रूरत होगी. ठीक है, और मज़ीद दूसरी सहूलियात की भी ज़रूरत होगी. फिर बिजली और पानी के कनेक्शन की ज़रूरत होगी. इस फैसिलिटी की भी ज़रूरत होगी जो कि प्रोवाइड की जाएगी. Some people are not so happy. कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं है. They feel that more people will make the town crowded. उनका ख्याल है कि जब बहुत ज़्यादा लोग आकर रहेंगे तो ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, यानी ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा. There will be more electricity problems. बिजली के मसाइल ज़्यादा होंगे. There will be more pollution ज़्यादा होगी. There will be more garbage in the town and there will be more vehicles and factories. फिर इसी तरह गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज़ की तादाद भी बढ़ेगी, हर चीज़ की फरावानी होगी. ट्रैवलिंग इन द टाउन विल टेक अ लॉन्गर टाइम. देयर विल बी मोर ट्रैफिक. तो ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम लगा करेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करेगी. अब ये सारी चीज़ों को आप एंड, बट, सो, इस तरह के कंजंक्शन से आप इनको दो सेंटेंसेस को एक बनाइए और इनको कंपाउंड में चेंज करिए. नेक्स्ट कंटिन्यूटी में है एक्सरसाइज नंबर 4. The houses will be built soon. The houses are expected to be built within 2 years. इसको आप एंड से कनेक्ट कर दो. And the houses are expected to be built within 2 years. Many people are interested. Many people want to buy a house in our town. Many people are interested as many people want to buy a house in our town. The town is being connected to the port through a new highway. एक नए हाईवे के थ्रू इसको कनेक्ट किया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, आपने इस पूरी एक्सरसाइज को एडिट करना है किस हवाले से कि सिंपल सेंटेंसेस को आपने कंपाउंड सेंटेंसेस में चेंज करना है कंजंक्शन को यूज़ करते हुए. तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको कंप्लीट कर लें. और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने 2-3 मरतबा इसको पढ़ना है, रीड करना है. इसके बाद आपने सेंटेंसेस को कनेक्ट करना आपस में कंजंक्शन के थ्रू. यूनिट नंबर 5.3 रिवीजन. चेंज द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेशंस, विशेस, प्रोमिसेस एंड होप्स. नरेशन क्या होती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ठीक है, हमारे बोलने का अंदाज़. एक अंदाज़ ये होता है कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं जो भी, जैसे मैं क्लासरूम में हूँ, सपोज़ मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको कुछ भी कहूँ कि ओपन द पेज नंबर 120 एंड सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 4. ये मैंने डायरेक्ट आपको बोला है एज इट इज़. तो ये हो गया मेरा डायलॉग, ये डायरेक्ट नरेशन है. लेकिन आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इसी बात को रिपीट करे, किसी दूसरे को बताया कि क्लास में टीचर ने कहा था कि आप पेज नंबर 120 निकालें और वहाँ पे एक्सरसाइज 4 है उसको सॉल्व करें, ये टीचर ने कहा था, तो ये आप मेरी वाली बात, मेरे डायलॉग को बता रहे हो
किसी दूसरे को बता रहे हो, नरेट कर रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना ये तो आता ही है एग्ज़ाम में, और ये आपने रूल इसके पहले भी लर्न किए होंगे। अब यहाँ बुक में इस यूनिट में मज़ीद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करने की एक्सरसाइज है, और कुछ रूल्स आपको रिमाइंड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब आप पहले से भी जानते हैं। यू हैव लर्न द रूल्स अबाउट चेंजिंग स्टेटमेंट्स, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स इन अर्लियर क्लासेस। बिल्कुल, पहली क्लासेस में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, सीख चुके हो कि कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन को। हियर आर सम बेसिक रूल्स वंस अगेन। तो एक दफ़ा इन चीज़ों को शॉर्टली, बहुत शॉर्टली, प्रिसाइजली हम लोग रिपीट कर लेते हैं। टेंस रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ये लेफ़्ट साइड पे डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट है। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, तो क्या क्या चेंजेस हम करते हैं। जैसे पहले प्रेजेंट सिंपल है, अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल में हो तो प्रेजेंट सिंपल को आप पास्ट सिंपल में चेंज करो। यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करो। इस तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो। यानी इस तरह प्रेजेंट की डिफरेंट स्टेजेस को आप पास्ट की डिफरेंट स्टेजेस से चेंज कर दो। अगर प्रेजेंट टेंस है, जो भी फेज़ है उसी फेज़ के ऊपर उसको पास्ट टेंस से एक्सचेंज करो। फिर नेक्स्ट है, अगर पास्ट हो डायरेक्ट स्पीच में ही, जैसे पास्ट सिंपल हो तो उसको आप किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। ओके, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। देन पास्ट कंटिन्यूस हो तो फिर उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करोगे, और अगर पास्ट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा। अभी आपको जो अभी बताया कि ये जो टेंस रूल्स हैं, ये कॉलम में आपको बताया कि जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में कैसे चेंज होता है, तो ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन की जा रही हैं इसकी। जैसे वर्ब है, प्रेजेंट में हो डिसाइड्स, ही डिसाइड्स या आई डिसाइड, दे डिसाइड। तो अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में आप यही वर्ब्स कैसे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे डिसाइडेड, डिसाइड होगा तो चेंज होगा डिसाइडेड में। इसीलिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जैसे इज़ डिसाइडिंग, तो इसको किस में, इनडायरेक्ट में कैसे कर देना, इसको वॉज में चेंज कर देना, पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज डिसाइडिंग। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट हो जैसे हैज़ डिसाइडेड, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, यानी हैज़ को हैड से एक्सचेंज करना, हैड डिसाइडेड। इसी तरह अगर हैज़ बिन डिसाइडेड हो तो इसको हैड बिन डिसाइडेड में चेंज कर देना। अब पास्ट को चेंज करते हुए जैसे डिसाइडेड हो, ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में ही डिसाइडेड लिखा हो, तो फिर उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट करते हुए, हैड डिसाइडेड। इस तरह अगर वॉज डिसाइडिंग लिखा हो तो फिर उसको हैड बिन डिसाइडिंग से, हैड डिसाइडेड लिखा हो तो हैड डिसाइडेड ही होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा, यानी हैड बिन डिसाइडेड और हैड बिन डिसाइडेड। और कॉमा को चेंज करते हैं दैट से, दैट लिखते हैं तो कॉमा इरेज हो जाता है, कॉमर्स को बिल्कुल इनडायरेक्ट स्पीच में फिनिश कर देते हैं। और जब हम बुक्स वगैरह टेक्स्ट पढ़ रहे हों तो सिंपल, बहुत सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो अभी आप आगे एक्सरसाइज भी करोगे, कि जो भी डायलॉग्स आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देखो वो डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमर्स को बिल्कुल हटा देती हैं। यूनिट 5.3 यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करने के हवाले से कुछ रूल्स रिवाइज किए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लेमेशंस क्या होती हैं, विश, जिससे हम कोई विश करते हैं कि ऐसा होता, या मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, मुझे उम्मीद है, होप। एक्सक्लेमेशन जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जैसे हम खुश हैं, खुशी का इजहार करें, या अपने गमगीन होने का, दुख का इजहार करें, अफसोस का इजहार करें। और एक्सक्लेमेशंस के अंदर एक इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेशन। डायरेक्ट स्पीच में सेड के साथ अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हो सेंटेंस में तो आप यूज़ करोगे एक्सक्लेम्ड का वर्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इस तरह सेड के साथ अगर विश हो
तो विश्ड आपने उसको विश्ड में चेंज कर देना उस वर्ड को। सेट के साथ होप हो, होप का यूज़ हो तो आपने होप्ड वर्ड यूज़ करना है, और सेट के साथ प्रॉमिस हो तो प्रॉमिस्ड। अब इसको कैसे करना है, इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है आई विल पे यू द मनी टुमारो ही सेड। ठीक है, अब सपोज़ कि उसने ये वादा किया कि वो ज़रूर कल पैसे वापस कर देगा, तो इसको डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि ही प्रॉमिस्ड टू पे मी द मनी द नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे से चेंज किया। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड पे मी द मनी द नेक्स्ट डे। और या फिर इसकी एक और भी ऑप्शन है, ही प्रॉमिस्ड ही वुड पे मी द मनी द नेक्स्ट डे। यानी तीनों स्टाइल हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, तीनों दुरुस्त हैं। किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी अंदाज में आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कर सकते हो चेंज। तीनों वेज करेक्ट हैं, किसी भी स्टाइल में इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। जैसे देखिए कॉमर्स में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो इट्स क्लियर कि ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। गिव मी द कीज टू द सेफ और आई विल शूट यू, ही शाउटेड। इसके डिफरेंट वेज हैं, जैसे ही थ्रेटन्ड टू शूट मी इफ़ आई डिड नॉट गिव हिम द कीज टू द सेफ। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, ही थ्रेटन्ड दैट ही वुड शूट मी इफ़ आई डिड नॉट गिव हिम द कीज टू द सेफ। मतलब उस बात को बताना है, उसी चीज़ को बताना है, प्रोनाउंस को चेंज किए बगैर वही बात को इनडायरेक्ट फॉर्म में हमने बिलवास्ता, यानी बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता इनडायरेक्टली हमने नरेट करना है। इसमें कुछ और रूल्स हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है आई, वी, यू, माई, आर्स। तो इसके लिए अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको पोजेसिव प्रोनाउंस के हिसाब से यूज़ करेंगे, जैसे आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू ही होगा, माई के लिए माइन, आवर के लिए आर्स। ठीक है, और इसी तरह अगर ही, शी, दे, ही, शी, दे, हिज वगैरह इस तरह के प्रोनाउंस हो, उनको हम रिपोर्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे, जैसे ही के लिए हिम, शी के लिए हर, दे, देम। ठीक है, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, राइट। और हिज के लिए हिज, हर के लिए हर्स, और देयर के लिए देयर्स। ये प्रोनाउंस को चेंज करने का रूल है डायरेक्ट नरेशन। इस तरह से ये कुछ मज़ीद चेंजेस हैं, जैसे अगर इन डायरेक्ट नरेशन में लिखा हो दिस, तो उसको हम इनडायरेक्ट में दैट से चेंज करते हैं। लेफ़्ट साइड में जो भी वर्ड्स हैं वो सारे डायरेक्ट स्पीच के लिए हैं, और राइट साइड पे एरो के आगे जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हैं। जैसे दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज, दोज में चेंज होगा, हियर, देयर में चेंज होगा, नाउ, देन में चेंज होगा, अगो, बिफोर में चेंज होगा, येस्टरडे लिखा होगा तो वो उसको चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे। टुमारो लिखा होगा तो उसको चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। फिर टुडे लिखा होगा तो उसको हम चेंज करेंगे दैट डे। मज़ीद रूल्स हैं फॉर पास्ट परफेक्ट, जैसे कि हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। एग्जांपल्स देखिए, जैसे शी सेड आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी हैड लिव्ड इन दिल्ली, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, जस्ट हमने कॉमर्स अरेंज किए और इसको इनडायरेक्ट स्टाइल में लिख दिया। ही सेड आई हैड लिव्ड इन दिल्ली, ही सेड दैट ही हैड लिव्ड इन दिल्ली। I said I had lived in Delhi, I said that I had lived in Delhi. You said I had lived in Delhi, you said that you had lived in Delhi. इसमें डिफरेंट प्रोनाउन को कैसे चेंज किया है नाउन्स के हिसाब से, नाउन प्रोनाउंस और उनके पोजेसिव प्रोनाउंस को किस हिसाब से हमने एक्सचेंज किया है इस एक्सरसाइज में, ये इसका यूज़ क्लियर है यहाँ पर। यूनिट 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5,
अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स को शॉर्टली हमने रिवाइज़ किया, क्योंकि बाकी क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में ये रूल्स पढ़े हुए हैं सारे स्टूडेंट्स ने। तो एक्सरसाइज 5 करते हैं। द फॉलोइंग एक्सरसाइज हैज़ सम स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेशंस, विशेस, होप्स एंड प्रोमिसेस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में ये डायलॉग्स हैं 10, ठीक है। इनमें डिफरेंट सिचुएशन है, कहीं पे स्टेटमेंट एक्सक्लेमेशन की है, कहीं पे विश है, होप है, या जस्ट सिंपल प्रॉमिस है, या कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। हमने इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और फिर करेक्शन करने के बाद नोटबुक में राइट डाउन करना है। नंबर 1 क्या है? आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड आई हैव टू इन्वाइट ऑल ऑफ देम टुमारो, सेड आबिद। आबिद ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने इन सबको इनवाइट किया है, कल इनवाइट किया है। ये आबिद के डायरेक्ट डायलॉग्स हैं, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नंबर 2, रेशमा सेड आई होप आई विल गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज दिस ईयर। रेशमा ने कहा मुझे उम्मीद है कि इस साल मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नंबर 3, आई विश आई हैड 10 हैंड्स एंड 100 फिंगर्स टू डू ऑल दिस वर्क, सेड फिरोज़ा। फिरोज़ा ने कहा कि काश मेरे 10 हाथ होते और 100 उंगलियां होती। मतलब उसने विश की कि इतने ज़्यादा मेरे सोर्सेज होते कि मैं इस काम को मुकम्मल कर लेती। द स्टूडेंट सेड आई प्रॉमिस आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली फ्राम टुडे। स्टूडेंट ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं अपना हर काम बाकायदगी से करूँगा। नंबर 5 है दे वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, सेड द लॉयर, बट दे डोंट हैव एनी मनी। वकील ने कहा कि उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदनी थी लेकिन उनके पास रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। सेंटेंस नंबर 6, वी होप वी विल बी एबल टू गेट परमिशन फ्राम आवर पेरेंट्स, सेड द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम अपने वालिदैन से इजाज़त लेने में कामयाब हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 7, आई नेवर थॉट दैट अ सन ऑफ माइन वुड गेट सच बैड मार्क्स, सेड हिज फादर। उसके वालिद साहब ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा इस तरह के नंबर लेगा। नंबर 8, द ब्लाइंड बॉय सेड आई विश आई कुड सी दिस इंटरेस्टिंग मैच ऑन द टेलीविज़न। एक ब्लाइंड लड़का था, अंधा लड़का, उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी ये मैच टीवी पे देख लेता। सेंटेंस नंबर 9 है नेक्स्ट वीक वी प्रॉमिस वी विल क्लीन द हाउस, द चिल्ड्रन सेड टू देयर पेरेंट्स। बच्चों ने अपने वालिदैन से कहा कि हम वादा करते हैं कि हम अगले हफ्ते पूरे घर की सफाई करेंगे। सेंटेंस नंबर 8, आवर टीम हैज़ वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सेड द कोच। कोच ने कहा हमारी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, वो पहली दफ़ा यहाँ पे उसने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, विन की है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप खुद इनको रीड करें और फिर कोशिश करें खुद से इनको सम अप करने की, यानी सॉल्व करने की कोशिश करें, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की कोशिश करें। वैसे इनके आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5 आंसर्स। स्टूडेंट्स अब ये आंसर्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं या टैली कर सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए, और नंबर वाइज हैं ये। जैसे नंबर 1 के ऊपर जो भी बुक में पेज नंबर 122 के ऊपर जो सेंटेंस है उसका ये आंसर है, यानी वो डायरेक्ट नरेशन में है और ये इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज्ड सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, आबिद told that he had many friends and he had to invite all of them the next day. Number 2, Reshma hoped that she would get admission in the medical college that year. Number 3 sentence, iska answer, Feroza wished that she had 10 hands and 100 fingers to do all that work. Sentence number 4 देखिए, the student said I promise I will do my homework regularly from today. तो इसका आंसर है इनडायरेक्ट में, the student promised to do his homework regularly from that day. अब देखिए इसमें today को that day में चेंज किया गया है,
प्रॉमिस्ड के बाद कंटिन्यूटी में इसको कर लिया गया है, इस सेंटेंस को चेंज कर लिया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। नंबर 5 देखिए, दे वांट टू बाय अ न्यू कार सेड द लॉयर बट दे डोंट हैव एनी मनी। इसको इनडायरेक्ट में कैसे हमने चेंज किया? द लॉयर टोल्ड दैट दे वांटेड टू बाय अ न्यू कार बट दे डिड नॉट हैव एनी मनी। एक्सरसाइज 5 कंटिन्यूटी में है। नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 122 पे। सेंटेंस नंबर 6 है, वी होप वी विल बी एबल टू गेट परमिशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स सेड द चिल्ड्रन। ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे हमने चेंज किया? द चिल्ड्रन होप्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, या फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, द चिल्ड्रन होप्ड दैट दे वुड बी एबल टू गेट परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दोनों तरह से ठीक है। सेंटेंस नंबर 7, I never thought that a son of mine would get such bad marks, said his father. ये डायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट हमने कैसे चेंज किया? आंसर देखिए, his father exclaimed with sorrow that he had never thought his son would get such bad marks. इसको भी आप चेंज कर सकते हो, 2-3 स्टाइल होते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के। जैसे स्टार्टिंग स्लाइड्स पे आपको बताया था 1-2 एग्जांपल्स के, कि एक ही सेंटेंस को 3 डिफरेंट स्टाइल्स में हमने चेंज किया था indirect narration. Number 8, the blind boy said, I wish I could see this interesting match on the television. इसका आंसर है, the blind boy wished to see that interesting match on the television. Number 9 देखिए, next week we promise we will clean the whole house, said the children to their parents. बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कहा कि अगले हफ्ते, वो वादा करते हैं कि वो अगले हफ्ते अपने घर की सफाई करेंगे। इसको हमने इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया? द चिल्ड्रन प्रॉमिस्ड टू क्लीन द होल हाउस नेक्स्ट वीक। अब सेंटेंस नंबर 10 है डायरेक्ट में, आवर टीम हैज़ वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम सेड द कोच। इसका सोल्यूशन के आंसर इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या है? द कोच एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द चैम्पियंस ट्रॉफी देयर for the first time. यूनिट 5.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 6 है इसकी, ठीक है। वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड पुल ऑल डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे एक स्टोरी दी गई है, ये अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म। ये पूरी स्टोरी को आपने रीड करना है अच्छे तरीके से, फिर आपने ग्रुप स्टडी करनी है, ग्रुप फॉर्म करना है, फिर ग्रुप में बैठ के आपने स्टोरी में जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि डायलॉग्स लिखे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, जो भी डायलॉग्स हैं वो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है, उन सेंटेंसेस को आपने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ठीक है। और डिफरेंट सिचुएशन जहाँ भी है, जैसे स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन है, विश है, प्रॉमिस है, होप है, उस हिसाब से आपने इनको चेंज करना है। सो मेक श्योर यू फॉलो द रूल्स रिलेटेड टू चेंजिंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने जितने भी रूल्स सीखे हैं, लर्न किए हुए हैं, या अभी हमने रिवाइज किया, उन सबको जहन में रखते हुए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इस स्टोरी के अंदर जो सारे डायरेक्ट स्पीचेस के सेंटेंसेस हैं, उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? तनकीद करने को। अवॉइड का मतलब है बचना, तनकीद से बचना। नसरुद्दीन एंड हिज सन वर ट्रैवलिंग विद देयर डंकी। नसरुद्दीन और उसका बेटा दोनों अपने गधे के साथ सफ़र कर रहे थे। नसरुद्दीन प्रेफर्ड टू वॉक वाइल हिज सन रोड द डंकी। नसरुद्दीन ने ये तरजीह दी कि वो खुद पैदल चले और उसका बेटा गधे पे सवार था। सून दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ बायस्टैंडर्स एंड वन ऑफ देम सेड। थोड़ी देर के बाद वहाँ से कुछ गुज़र कहा, यानी कुछ लोगों का, गुज़रवानों का गुज़र हुआ, कुछ लोगों का। उनमें से एक ने देखकर कहा, दिस बॉय इज़ सो सेल्फिश। ये लड़का बहुत खुदगर्ज है। अब देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, ये है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इस पर आप पेंसिल से नंबर 1 लिख लें, क्योंकि इसी तरह से आपको, जैसे आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो इजीली आप आंसर्स को फॉलो करोगे, टैली करोगे।
तो ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आ गया है जिसको हमने चेंज करना है. दिस बॉय इज़ सो सेल्फिश. ही इज़ राइडिंग ऑन अ डंकी वाइल हिज पुअर ओल्ड फादर इज़ फोर्स्ड टू वॉक अलॉन्ग साइड. खुद वो गधे पे सवार है लेकिन उसके बेचारे बूढ़े बाप को चलना पड़ रहा है साथ साथ पैदल. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हैं, मतलब ये पूरे सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है. नेक्स्ट है फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये पूरी लाइन, इसको भी आप चेंज करोगे. दिस इज़ सो डिसरिस्पेक्टफुल सेड अनदर मैन. व्हाट अ हॉरिबल एंड स्पॉइल्ड चाइल्ड. दूसरे आदमी ने कहा कि कितनी गलत बात है, कितनी अजीब बात है और कितनी बेअदबी की बात है कि मतलब खुद वो बैठा हुआ है सवारी पे और उसका बाप पैदल चल रहा है. नसरुद्दीन एंड हिज सन फेल्ट एम्बैरेस्ड सो दे चेंज्ड प्लेसेस. ये सुन के नसरुद्दीन और उसके बेटे ने अपनी जगह बदल ली, चेंज कर ली, तबादला कर लिया, क्योंकि वो बड़े परेशान हो गए थे ये सुन के कि बेटा चलने लगा और नसरुद्दीन गधे पे बैठ गया. This time Nasruddin rode the donkey while his son walked. I hope I am doing the right thing now, he said to himself. उसने फिर अपने आप से कहा कि मेरा ख्याल है कि ये सही है. Soon they passed another group of people. अब क्या हुआ कि कुछ और लोगों का गुजर हुआ वहाँ से. Soon they passed another group of people. Seeing them, one of them exclaimed. कुछ और लोगों का फिर वहाँ से गुजर हुआ, उनमें से एक ने कहा, The poor young boy has to walk while his selfish father is riding the donkey. He is a heartless parent. उन्होंने अब लड़के की साइड ले ली. उन्होंने कहा कि बेचारा लड़का देखो पैदल चल रहा है और उसका बाप कितना खुदगर्ज है जो खुद गधे पे सवारी कर रहा है, कितना बेरहम बाप है. नसरुद्दीन वॉज अपसेट टू हियर दिस. अब ये सुन के फिर नसरुद्दीन परेशान हो गया. आई विश पीपल वुड माइंड देयर ऑन बिजनेस. मेरा ख्याल है कि लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए, ये उसने कहा. ही सेड. Since he wanted to avoid any further comments, he decided that both he and his son would ride the donkey at the same time. अब वो मज़ीद कमेंट नहीं सुनना चाह रहा था किसी से, तो उसने फ़ैसला किया कि वह दोनों ही गधे पे सवार हो जाते हैं एक ही वक्त में. एज दे बोथ रोड, जैसे दोनों बैठे, दे पास्ट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल. फिर वो गुज़रते हुए एक जगह से गुजरे तो वहाँ पे कुछ और लोग थे. दैट मैन एंड हिज सन आर सो क्रूअल. ये आदमी और इसका बेटा कितना जालिम है. वन बाई स्टैंडर कमेंटेड. एक पासर बाय ने या राह गुजर ने कहा, दे आर फोर्सिंग दैट पुअर डंकी टू वेयर द वेट ऑफ 2 people. वो इस बेचारे गधे को मजबूर करें कि 2 इंसानों का बोझ बर्दाश्त करें. दे शुड बी पुट इन जेल फॉर दिस एक्ट. इस काम के लिए तो उनको सज़ा दे देनी चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए. नसरुद्दीन हर्ड दिस एंड टोल्ड हिज सन. नसरुद्दीन ने यह सुना, फिर उसने अपने बेटे को ये बताया. The only way we can avoid people's comments is that we both walk. अब उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही पैदल चलते हैं ताकि अब कोई कमेंट हम लोगों से ना सुन सके. I suppose you are right, the son replied. अब बेटे ने कहा कि हाँ, मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं. यूनिट 5.3 की एक्सरसाइज 6 कंटिन्यूटी में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. I promise nobody will be able to say anything to us as we are doing the right thing this time, said Nasruddin happily. अब नसरुद्दीन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब कोई भी हमें बात नहीं करेगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम अब सही कर रहे हैं, ये काम ठीक है. So they got off the donkey and continued on foot. फिर वो दोनों गधे से नीचे उतर आए और दोनों ने पैदल चलना शुरू कर दिया. But as they passed another group of people, लेकिन जैसे ही वो कुछ और लोगों के पास से गुजरे, they heard them laughing. उन्होंने उन लोगों को हंसते हुए सुना. These people are so stupid that both of them are walking in this heat and neither of them is riding the donkey. उन लोगों ने क्या कहा कि ये लोग बड़े स्टूपिड हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं, देखे दोनों पैदल चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, भला उनमें से कोई एक गधे पे भी बैठ सकता है. They said, उन लोगों में उन्होंने कहा, What foolish people.
दे आर। अब कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये। अब यहाँ पे स्टोरी फिनिश है। अब इसमें जितने भी डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं नरेशन में हैं उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है हमें। तो आपको आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5.3 एक्सरसाइज 6 के आंसर्स हैं ये जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी, अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म, जिसका मॉरल भी यही है कि फ़जूल में बहुत बेहद ज़्यादा तनकीद को आप अवॉइड करें। अब इस एक्सरसाइज में जो भी डायरेक्ट नरेशन थी उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना था। तो आप लोग ने साथ साथ उसको नोट किया होगा। आप देखिए पेज नंबर 123 पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में है, दिस बॉय इज़ सो सेल्फिश, यहाँ से। तो इसकी इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दीली ऐसे हुई है। नंबर 1, one of the passers-by told that the boy was so selfish. He was riding on a donkey while his poor old father was forced to walk alongside. ये इस पूरी बात को जो डायरेक्ट थी इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन है another man, नेक्स्ट लाइन में देखिए इसके साथ ही स्टार्ट हो रही है, said another man. Another man exclaimed that he was a horrible and spoiled child and it was so disrespectful. Next है 3 पे देखिए, Nasruddin hoped that he was doing the right thing then. फिर उससे नेक्स्ट वाली देखिए, someone exclaimed that the poor young boy had to walk while his selfish father was riding the donkey. He exclaimed that he was a heartless parent. Heartless parent उसको कह दिया उसने। नंबर 5 पे देखिए, Nasruddin wished that people would mind their own business. आई होप कि स्टूडेंट आपने टैली कर लिए होंगे आंसर्स, जिनको नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव। इससे नेक्स्ट पे देखिए, वन bystander commented that the man and his son were so cruel. They were forcing that poor donkey to bear the weight of 2 people. इससे नेक्स्ट देखिए जो ऑलमोस्ट 7 नंबर बन रहा है, Nasruddin told his son that the only way they could avoid people's comments was that they both had walked. Next one है, the son replied that he was right. मतलब कि उसका जो फादर है वो राइट था in this situation. Number 9, Nasruddin promised that nobody would be able to say anything to them as they were doing the right thing that time. And then last पे देखिए, the people exclaimed that they were foolish and stupid, that both of them were walking in that heat and neither of them was riding the donkey. तो आप ये चीज़ें नोट करते जाएं। जैसे बुक में देखिए पेज नंबर 123 और 124 पे ये कौन कौन से वर्ड चेंज हुए हैं जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया है। Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.